हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं जो हमारा ये 12th क्लास है, हम लोग इसमें आपका 2022 का आपका प्रीवियस पेपर कर रहे हैं और हम लोग इसको ट्राई कर चुके थे। काफी क्वेश्चन हम इसमें देख चुके थे। आज हमें बात करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, सीमांत लागत को तालिका एवं चित्र सही समझाइए। ये मैंने क्वेश्चन बेसिकली आपको होमवर्क के रूप में घर में दिया था कि आप लोग इसको घर से ट्राई करके आइए और जैसा जो भी आपसे बन पड़ता है, जैसा भी आप इसको कर सकते हैं, आप मुझे बताइए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। यही देखा था हमने, यही बात कर रहे थे। चलिए, तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी बच्चे की? आप मुझसे पूछ लीजिए। किसी बच्चे की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, मुझसे पूछ लें। नहीं तो फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एक बार पूरे को, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, देखा आपने? बात कर रहे हैं आपका सीमांत लागत की, सीमांत की। सीमांत का अभिप्राय एक अतिरिक्त इकाई, एक अतिरिक्त रिक्त इकाई का उत्पादन, का उत्पादन करने से करने से कुल उपयोगिता, नहीं उपयोगिता लागत होगी, कुल लागत, कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे उस इकाई का सीमांत लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? उस इकाई का सीमांत लागत कहते हैं। याद रहेगा? क्या कहेंगे? सीमांत लागत। और याद होगा आपको, मैंने सूत्र बताया था, एम सी इक्वल टू टोटल कॉस्ट, बराबर थी या माइनस था? टोटल कॉस्ट n-1, ये n होगा। यही बताया था ना? याद है इतना? तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एम सी इक्वल टू क्या पहुंच जाएगा इसमें? ये हो जाएगा डेल्टा टी सी, क्योंकि चेंज हो रहा है, n2 n1 हो सकता है, तो आपका डेल्टा में आ जाएगा, अपॉन डेल्टा क्यू। इतना हमें यहां तक इसमें देख लेना था। ठीक है, पहले इसको कॉपी करिए। ठीक, फिर हम सारणी बनाएंगे, सारणी से करेंगे। हो गया? चलिए, अब हम इसकी सारणी बनाते हैं। और सारणी बनाने के लिए आपको पता होगा, ये क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं। मात्रा यानी कि क्वांटिटी मैंने बताई है, कुल लागत टोटल कॉस्ट होती है, टीसी, और कुल स्थिर लागत
कुल स्थिर लागत, और तीसरे हम देखेंगे कुल परावर्तित लागत। टीवीसी कर देता हूं मैं इसे, ऐसे रहने दो। और टोटल कॉस्ट टीसी है, और टीसीई वी, ये भी सी होगा, याद है। और ये हो गया मार्जिनल, सीमांत, यही तो कर रहे हैं। अब चलिए अब यहाँ लिस्टिंग देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मान लीजिए ये 10 है, और ये आपका 30 है, ये 45 है, 45 30, और ये 55 है, ये 70 है, और ये 90 है, और ये 12 है। ठीक है, सबके सामने एक एक कुछ ना कुछ, और इसमें सब आपका 10 है, 10 है, एक और 7 नंबर। अब यहां निकालना है, तो यहां कितना आएगा? यहाँ 0 आएगा, कोई मतलब नहीं है। अब यहां देखिए, टोटल कॉस्ट में से अब टोटल स्थिर लागत को जब हम लोग ज्ञात करेंगे, तो ये कितना आएगा? 20। इधर से माइनस होता है ना, ठीक है, और इसमें से माइनस होगा ये 10। जब हम लोग 45 से माइनस करेंगे कितना बचेगा? 35। और 35 में से जब आपका 50 को हम लोग, 50 से 55 मतलब 55 होगा, ये 55 को माइनस करेंगे 45, और इधर 60 70 में से माइनस होगा, और जब आपका 90 में से 10 माइनस होगा 80 बचेगा, और 120 में से जब आपका 10 माइनस होगा तो 110 बचेगा। यही है। अब इसका सीमांत निकालना है, तो यहां तो कुछ है ही नहीं, यहाँ आएगा 20। अब इन दोनों का डिफरेंस ऐसे करके निकालते चलिए, निकालिए कितना आएगा। अब यहाँ तो अगर हम 0 में से कुछ घटाएंगे तो वो आपका 20 ही आएगा ना। अब यहाँ घटाकर क्या आएगा, जल्दी बताइए। देखिए, 35 में से 20 गया 15, और इधर कितना आएगा? 10, और इसमें आएगा 25, ठीक है। अब ये दोनों का मान निकालिए आप खुद ही। 25 आएगा, 15 आएगा, 15 10 45 20 आएगा। 15 के बाद 20 होगा, ऊपर है सबसे पहले 0, 20 15 10, 10 के बाद 15 फिर 20, 15 फिर 20, और 20 के बाद लास्ट में से 80 में से जब 110 जाएगा तो आपका बचेगा 30। ये पूरी साइड में क्लियर है। चलिए कर लीजिए। भाई स्थिर लागत तो एक ही रहेगी ना, चाहे आप इसको 8 कर लें, 5 कर लें, 9 कर लें, और क्वांटिटी अलग रहेगी तो कुछ कॉस्ट, उसकी कॉस्ट होगी। मान लीजिए 0 की मात्रा की 10 थी, एक की कोई 20 थी कि 45 थी, 55 थी, 70 थी। ये मैंने अपने अनुसार लिया है ताकि मैं घटा सकूं आसानी से। अच्छा, इसका वक्र और बनाएंगे हम। हो गया, चलिए याद होगा, y एक्सेस, x एक्सेस, 0 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। 0, 0 के बाद पीछे क्या था? 0 के बाद 20, ये देखो 25 20 15, 15 के बाद 10, इस तरीके से बनेगा। और कितना बनेगा, कहाँ लाइक कर रहे हैं? 20 के आसपास,
इस तरह से, ठीक है, ये हमको बनाना था। चलिए देख लिया इतना तो आपने, खैर अब अगले क्वेश्चन पढ़िए। इसमें जो क्वेश्चन है अगला, कह रहे कि सीमांत आगत और औसत आगत आगम के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 करना है, करिए जल्दी करिए, मांग के नियम को पढ़ेंगे फिर, देख लीजिए इन सबको करिए। क्वेश्चन नंबर 11 है और बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। मैं अभी नहीं कराऊंगा, आप लिखिए। सीमांत आगत को लिखना है, शाबाश, जल्दी करें। हो गया, चलिए अब देखिए, आप इतनी लेट जवाब देंगे फिर तो दिक्कत होगी ना बेटा। देखिए, उत्पादक या किसी फर्म को, कोई उत्पादक हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, फर्म को एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त आगत प्राप्त होती है उसे सीमांत आगत कहा जाता है। क्या है? सीमांत आगत कहा जाता है। और ध्यान रखना, सीमांत आगत ही क्या होती है? परावर्ती आय में चेंज होती है, को ही कुल आगत कहा जाता है। क्या है? कुल आगत कहा जाता है। इसमें क्या होगा? एम आर इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, ये बता रखा। आगे क्या होगा? एम आर इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, यही है ना? ये तो बताया था। और औसत आगम क्या है? उत्पादन की प्रक्रिया में कैसे प्राप्त होने वाला। अब मैं औसत को नहीं बताऊंगा, मैं इतना बता चुका हूं, पेपर का टाइम आप करिए। चलिए क्या लिखा रहा हूं, चलिए देख लीजिए। दोनों क्वेश्चन हो गए, मांग के नियम की व्याख्या करिए और ये भी क्वेश्चन लिखिए। दोनों क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए आप। मांग के नियम की व्याख्या करें, उत्पादन फलन से आपका समझते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहा है बच्चों। कई बार बता चुका हूं प्रोडक्शन फंक्शन, जब भी पढ़ाता हूं तो हर बार विशेष रूप से बोलता हूं कि बच्चों ध्यान रखना, प्रोडक्शन फंक्शन से एक आध क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मिलता ही मिलता है। क्लियर है? चलिए, अच्छा मैं पूछूं आपसे कि मांग है क्या? बेसिकली नियम छोड़ दीजिए, अब जनरल बताइए, डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड,
आपको पता होगा मांग, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में क्या होता है, एक दूसरे से हमेशा डिफरेंस होता है। आप जानते हैं मांग में क्या होगा, जो वस्तु की कीमत होगी और जो उसका डिमांड होगा उसमें अंतर होगा। कहीं पर आपकी मांग अधिक होगी तो वस्तु कम होगी, कहीं पर वस्तु कम होगी तो मांग कम होगी, यानी कि एक ना एक वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर ये दोनों चीज आपकी फुलफिल हो जाती है फिर तो कोई समस्या ही नहीं बचती किसी प्रकार की। ये सारे रूप, ये सारी चीजें तो हमको इसमें गौर करके पढ़ना और समझना होता है। चलिए हो गया, प्रोडक्शन फंक्शन को आपने लिख लिया। अब ये वाला देखिए, इसको सॉल्व करना है। निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। चलिए दोनों क्वेश्चन करिए आप, बड़ा आसान है। 15 दूनी 15, एक कहाँ 15, 15 13 दूनी 26, 11 तिया 33। एक मिनट रुकिए आप, इसे मैं अच्छे से करता हूँ। 15 15, 13 दूनी 26 और 11 तिया 33, 40, 5 सत्ते 35। नजर आ रहा है इतना? वही ऐसे ही हुआ गुणा करके और इसका सीमांत निकालेंगे 15, 15 में 26 गया 11 और 26 में से आपका 33 गया, कितना बचा 7। इस 7 तो बचेगा ना, यहाँ बचेगा 15, यहाँ बचेगा 11, यहाँ बचेगा 7, इसमें से माइनस हुआ ये भी 7 और 40 में से 35 गया तो लास्ट में बताइए कितना बचेगा 5। इतना आसान क्वेश्चन था और कितने नंबर में है ये बताइए? 4 नंबर में क्वेश्चन है। क्या था इस क्वेश्चन में भाई? अभी तो निकाला सेम, हो गया आंसर। जो पूछना है पूछ लीजिए, कर लीजिए। चलो इसको देख लिया इतना, तब तक कोई डाउट कोई क्वेरी? चलिए एक काम करिए, पूर्ति और पूर्ति वक्र से आप क्या समझते हैं और उनके उपयोग का निर्धारण करने वाले फैक्टर ये आपको लिखने हैं। देखिए मैं लिखूंगा बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। मांग की लोच, फर्म वगैरह, मांग आपूर्ति से परिवर्तन, ये सारा आप लोग अच्छे से देख लीजिए। क्लियर है? 2 पार्ट में है बेटा पेपर ये। सेकेंड पार्ट ये है, वो वीएसटी था, अब समष्टि पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लियर है? कल को हम लोग कल जो है इस खंड को आगे बढ़ाएंगे, खंड ब को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग इस खंड में इतना ही रखेंगे, याद रहेगा। चलिए देख लीजिएगा इसको, पीछे कुछ पूछना है पूरे में कोई भी ऐसी चीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे इसी में। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इतना पूरा इस सेक्शन को देख लिया। कल जो हम इसका बी सेक्शन है उस बी सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। डिफरेंट थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि एक तरफ हम उपभोक्ता के व्यवहार के विषय में पढ़ा, पूरा हमने जो है व्यष्टि शास्त्र के विषय में पढ़ा, अब समष्टि का पेपर हम लोग करेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, कोई डाउट कोई क्वेरी बनती है उससे पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।